Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to start chapter number 17, The Era of Hers. In previous videos, we had already discussed the chapter number 16, The Gupta Empire, and we had already completed all the questions and answers. Okay, now come on to the chapter number 17, The Era of Hers. What is the means of era? Era, it is time or period of hers. Hers is also known as a kingdom. After the fall of the Gupta dynasty or the Gupta empire or the Gupta kingdom, डायनेस्टी लिख सकते हैं, अंपायर लिख सकते हो, किंगडम लिख सकते हैं. द कंट्री वॉज, वन मोर थिंग, डायनेस्टी में एक चीज़ और लिख सकते हैं, वो होता है REIGN. इट इज़ रेन. रेन का मतलब, अंपायर का मतलब, ठीक है, एंड किंगडम, ये सारे का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसको साम्राज्य कहते हैं हिंदी में. द कंट्री वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड मेनी न्यू किंगडम्स अरोज इन इंडिया. गुप्ता अम्पायर तक इंडिया पे रूल काफ़ी अच्छे तरीके से चला, या फिर इंडिया पे रूल बहुत ही इंटीग्रेट वे में या फिर एफिशिएंट वे में किया गया था. जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं गुप्त के टाइम पे कि देयर वर नो एनी फॉरेन इन्वेड और फॉरेन इम्पैक्ट ओवर इंडिया एट द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड. गुप्ता के पीरियड में या गुप्त टाइम में, गुप्त रूलर के टाइम पे किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेड नहीं था, फॉरेन अटैक नहीं था, फॉरेन इम्पैक्ट नहीं था इंडिया पे. बट वेन द गुप्ता पीरियड एंड अप, देन the country was disintegrated and many new kingdoms arose in India. During this time, the Vardhaman dynasty started increasing their power. Gupta empire का सबसे पहले कौन आया? Vardhaman dynasty. And they starting to increase their power under their first ruler, Prabhakar Vardhan, who ruled from 580 to 605 CE. It means Prabhakar Vardhana was the founder of Vardhaman dynasty. He conquered many places and established a large kingdom. He was succeeded by his son Rajyavardhan. प्रभाकर वर्धन को कौन सक्सीड किया? उसका बेटा राज्यवर्धन. वो कब से कब तक रूल किया? 605 to 606 CE. मतलब ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं था. क्यों? देखिए पता चल रहा है कि सिर्फ एक साल ही ये रूल कर पाया. टू दी थ्रोन ऑफ थानेसर. कहाँ का राजा बना था? थ्रोन ऑफ थानेसर. शशांक द रूलर ऑफ बंगाल गॉट हिम किल्ड. शशांक द रूलर ऑफ बंगाल गॉट हिम किल्ड. शशांक जो बंगाल का रूलर था उसने राज्यवर्धन को मरवा दिया. नाउ हर्षवर्धन वॉज क्राउंड एज द किंग ऑफ सस्ते Viswara, now in Thanesar, Haryana. In 606 CE, he was only 16-year-old at that time. He was only 16-year-old at that time. We know about this period mainly from 4 sources. First one is contemporary inscriptions, coins, and some rock edicts. Travel account of Hyunsan, a Chinese traveler. चाइनीज ट्रैवलर कौन था? ह्यूनसांग, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट किया था इंडिया. हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्ट. बाणभट्ट के द्वारा एक बुक लिखा गया था, जो कि जिस बुक का नाम हर्षचरित था, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था. ऑब्वियस होता है हर्षवर्धन के बारे में है तो हर्षचरित होगा. जैसे अकबरनामा अकबर के बारे में, बाबरनामा बाबर के बारे में, सुश्रुत संहिता सुश्रुत के से रिलेटेड था, चरक संहिता चरक से रिलेटेड था, पृथ्वीराज रासव जो था वो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड. तो हल्का फुल्का नाम जो होगा वो मिलता जुलता होता है, जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं. लॉजिकली याद करेंगे तो याद रहेगा. एंड नंबर 4 इज प्रियदर्शिका नागनंद एंड रत्नावली रिटन बाय हर्ष हिमसेल्फ. हर्ष के द्वारा खुद से लिखा गया वो बुक था. ठीक है, कौन कौन सा बुक?
तो प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली, ये 3 बुक हर्ष खुद से लिखे थे। तो हर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलता है? पहला तो कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड सम रॉक एडिक्ट। दूसरा ट्रैवल अकाउंट ऑफ यूनसान हु वाज अ चाइनीज ट्रैवलर। थर्ड वन इज हर्ष चरित्र, अ बुक रिटन बाय बाणभट्ट, and the 3 book written by Harsh himself, Priyadarshika, Naganand and Ratnavali. Now Harshvardhan Empire was started. Harshvardhan ruled from 606 to 647 CE. It means he ruled over almost 41 years. His empire included present Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Odisha and Bihar. It means Harshvardhan was the popular and famous and efficient ruler of Vardhana Empire or Vardhan dynasty. Administration. First one is administration. The king was all powerful. He was the head of judicial and civil administration. The king was the most powerful. He was the head of the judicial and civil administration. He was also the commander-in-chief of his army. He was also the commander-in-chief of his army and led his forces in war. और वॉर में वो अपने फोर्सेस को लीड भी करते थे। जैसे अभी के एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, या हेड ऑफ द स्टेट हम प्रेसिडेंट को कहते हैं। एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तीनों आर्मी के हेड भी होते हैं। His administration was quite similar to that of the Guptas. He had a council of ministers. Same as it is क्यों लिखा? आगे बताने के लिए that his rule was same as or similar of that of the Gupta. क्यों? क्योंकि गुप्त अंपायर के टाइम पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रखा था। किस चीज़ के लिए? सेम, टू एडवाइस एंड असिस्ट हिम। हिज मिनिस्टर वेर नोन एज सचिव और अमात्यास। सचिव या अमात्य थे, अमात्य सचिव को कहते थे, जिनको अभी हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं। द प्रोविंसेस वेर ऑल्सो नोन एज भुक्तिज और देश। सेम एज इट इज गुप्त के टाइम के जैसा, प्रोविंस को भुक्तिज और देश कहते थे। दिस वेर डिवाइडेड इनटू विषय और प्रदेश, या तो विषय में या तो प्रदेश में डिवाइडेड था। उपरिका वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंस, सेम। हिज वर्क वॉज सुपरवाइज बाई उपरिका महाराज और कुमार अमात्य, हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंस। मतलब बिल्कुल गुप्त एम्पायर के टाइम से ही मिलता जुलता इसका एडमिनिस्ट्रेशन बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज देयर वेयर विलेज पंचायत विच वर headed by Gramik. He looked after the need of the villages. There were other officials also helped the Gramik. मतलब अगर आप गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपने याद कर लिया है या याद कर रखा है, तो आपको हर्षवर्धन के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। हर्ष वॉज अ बेनोवेलेंट रूलर। ही बिल्ट टेम्पल्स, चैत्यास, विहार्स, धर्मशालास, स्कूल्स etc. हर्ष वॉज अ बेनोवेलेंट रूलर कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा ये डेवलपमेंट वर्क में या फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए ध्यान दिया करता था। जैसे सबसे पहले इसने टेम्पल बनवाए, फिर चैत्यास, विहार्स घूमने का जगह, धर्मशालास लोगों के ठहरने के लिए, स्कूल्स पढ़ाई के लिए, एजुकेशन सेंटर्स etc. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रांटेड द इनकम रिसीव फ्रॉम 200 विलेजेज फॉर इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस एंड विलेजेस और डेवलपमेंट के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रांटेड द इनकम रिसीव फ्रॉम 200 विलेजेस। जो उसको इनकम ग्रांट किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, उसको डेवलप करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए या फिर पॉपुलराइज करने के लिए, वो 200 विलेजेस से लिया गया टैक्स था, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए खर्च किया गया। नेक्स्ट इज रिलीजन। इन द बिगिनिंग हर्ष वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा एंड वर्शिप शिवा एंड सूर्य। फिर से वही सेम एज इट इज जैसे हम लोग गुप्त के टाइम पे पढ़े थे, वहाँ के भी जो रूलर थे वो शिव की पूजा करते थे। दैट्स वाई दे वर नोन एज शैविज्म। एंड विष्णु की पूजा किया करते थे एंड ऑल्सो नोन एज वैष्णविज्म। और उसके साथ साथ सूर्य की भी पूजा करते थे, सन गॉड और लॉर्ड सूर्य। सम कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन
फर्रुखाबाद। कुछ कॉइन्स फर्रुखाबाद में मिले हैं जो कि यूपी में अभी, बियरिंग इमेजेस ऑफ पार्वती एंड सूर्य, जिसमें कि पार्वती और सूर्य का इमेज बना हुआ है। बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ह्यूनसांग, लेकिन जब वो ह्यूनसांग के कॉन्टैक्ट में आए, ह्यूनसांग वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर ऑफ हर्षवर्धन डायनेस्टी और हर्षवर्धन रूल। देयर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिम। ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड ऑल द रिलीजन। कहता है ह्यूनसांग के संपर्क में आने के बाद, और बट आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विथ ह्यूनसांग देयर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिम। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हर्षवर्धन पे, किस चीज़ को लेकर, बुद्धिज्म को लेकर। ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड ऑल द रिलीजन, वो सारे रिलीजन को इक्वल मानता था और सारे रिलीजन के लिए काफ़ी टॉलरेंट था। अब हम यहाँ पे हर्ष को सेक्युलर कह सकते हैं। क्यों हर्ष को सेक्युलर कह सकते हैं? बिकॉज ही फॉलो द बुद्धिज्म एंड टॉलरेंट एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड ऑल द रिलीजन्स। वैष्णविज्म एंड शैविज्म वेर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, Shaivism and Vaishnavism is the most popular sect of Hinduism, also flourished during the Gupta period. Harsh used to organize a conference at Prayag, जो कि इलाहाबाद में है, at present in Allahabad, UP. The Sangam of Ganga, Yamuna and Sravasti every 5 year. हर 5 साल पे अपना एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता था, ऑर्गेनाइज करता था। कहाँ पे? प्रयाग में, इलाहाबाद, द संगम ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद में। और ये कौन सा प्लेस है जहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ये तीनों रिवर मीट होती है या मिलती है। एट दिस ओकेजन ही यूज्ड टू गिव आर्म्स। आर्म्स मीन्स दान या फिर डोनेट करना, टू अबाउट 5 lakhs नीडी एंड पुअर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। जितने भी रिलीजन, सभी रिलीजन को मिलाकर 5 लाख लोगों को इसने दान दिया, उनको उनके स्टेटस को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट इज डू यू नो। हर्ष यूज्ड टू गिव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स, क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स etc. कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। हर्ष यूज्ड टू गिव अवे, क्या कह रहे हैं? हर्ष जो है वो यूज़ करता था, दैट गिव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग, अपने वेल्थ और बिलोंगिंग को, बिलोंगिंग मीन्स सम एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट इज क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स etc. कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ही वुड देन रिक्वेस्ट हिज सिस्टर राजश्री टू गिव हिम क्लॉथ्स टू वियर। दिस वॉज रिपीटेड आफ्टर एवरी 5 year एट द टाइम ऑफ मघ मेला एट प्रयाग। और ये हर 5 साल पे ये चीज़ रिपीट हुआ जाने लगा। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन ऑफ हर्षवर्धन और सोशल कंडीशन एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन रूल। द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये चारों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण प्रीस्ट जो पूजा करवाते थे, पुजारी, क्षत्रिय वॉरियर जो लड़ाई लड़ते थे और प्रोटेक्ट करते थे किंगडम को, वैश्य जो जिनका काम ऑक्यूपेशन करना था, काम करना था, वर्क में लगे हुए रहते थे, एंड शूद्र हु प्रोवाइडेड सर्विस टू ऑल दिस 3। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को सर्विस प्रोवाइड करने वाले शूद्र कहलाते थे। द ब्राह्मण्स वेर हाईली रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो पुजारी थे, पूजा करवाते थे, इसलिए हाईली रिस्पेक्टेड थे। दे लेड अ पायस लाइफ, काफ़ी प्रॉस्पेरियस लाइफ था इनका। पीपल लिव्ड हार्मोनियसली और ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी विथ पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट इज द शूद्रस डिड नॉट हैव अ गुड पोजीशन इन द सोसाइटी। शूद्र को बहुत ही अच्छा पोजीशन सोसाइटी में नहीं मिला होता। क्यों अच्छा पोजीशन नहीं मिला था? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता था तीनों को, क्षत्रिय, वैश्य एंड ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को। दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन, जिसको कि टाउन से बाहर रहने के लिए परमिशन मिला हुआ था, जिसको कि टाउन के अंदर अलाउ नहीं था, वो टाउन के बाहर वो लोग रहते थे। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू द शूद्र और दे रिलेटेड टू शूद्र। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। द इकोनॉमी वॉज वेल डेवलप्ड एंड पीपल वेयर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। इकोनॉमिक कंडीशन क्या था? वेल डेवलप्ड था एंड पीपल वेयर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग एंड कपिसा
वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड काफ़ी अच्छा फैला हुआ था, फ्लरिश था, डेवलप था। और जो मेन सेंटर था ट्रेड का वो कपीसा था, जो कि सिर्फ ट्रेड सेंटर ही नहीं था बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। ताम्रलिप्ति वॉज अ फेमस पोर्ट फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए ताम्रलिप्ति फेमस था, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कपीसा। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर जो था वो पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था। दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स। टैक्स के रूप में लोगों को 1/6 प्रोडक्शन देना पड़ता था। 1/6 प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि अगर 60 kg प्रोडक्शन हुआ है तो उसमें से 10 kg आपको एज ए टैक्स सरकार को देना होता था। नेक्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन सेंटर। इट वॉज सिचुएटेड नियर पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना के पास में नालंदा है जो कि बिहार का कैपिटल है। बिहार का कैपिटल पटना है और पटना के नियर में नालंदा यूनिवर्सिटी है। इट हैड अ वेरी लार्ज लाइब्रेरी। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू स्टडी एट नालंदा। इसके पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे या स्टूडेंट दूर दूर के जगह से या फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से भी पढ़ने आते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647 सी द वर्धन एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी। मतलब वर्धन एम्पायर जो था हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। देयर वॉज अ क्विक इमरजेंस ऑफ मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंस किंगडम। और फिर से स्मॉल इंडिपेंडेंस किंगडम ओरिजिन हुआ। कैसे? जैसे गुप्त पीरियड के एंड होने के बाद वर्धन डायनेस्टी आया था, वर्धन डायनेस्टी के एंड होने के बाद बहुत सारा छोटा छोटा डायनेस्टी उभर कर सामने आया। इन दी साउथ चालुक्य एंड पल्लवस बिकम मोर पावरफुल। और हर्षवर्धन के बाद साउथ में चालुक्य और पल्लवस जो थे वो काफ़ी पावरफुल हो गए। नेक्स्ट इज कीवर्ड है बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट मतलब चैरिटेबल एंड जेनरस पर्सन और किंग, दान देने वाला। कंटेम्प्रेरी पीपल, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम पीरियड, उसी समय में रहने वाले लोग। कंटेम्प्रेरी मतलब आधुनिक पीरियड में या प्रेजेंट टाइम में रहने वाले लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहलाता है। डिवोटी पर्सन होली और स्पॉन्टेनियसली डिवोटेड टू रिलीजन और सम गॉड, किसी भगवान के लिए या किसी देवी देवता के लिए समर्पित रहना, किसी धर्म के लिए समर्पित होना, इट इज नोन एज डिवोटी। यू विल सी द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी चैप्टर पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि ये सारा क्वेश्चन आपसे इजी वे में खुद से आप बना सको। ओके, चलो एक छोटा सा ट्रायल ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज थानेसर, इट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। राज्यवर्धन 605 से 606 CE तक शासन किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन बाई हिमसेल्फ। प्रियदर्शिका लिखे थे, रत्नावली भी लिखे थे एंड नागनंद भी लिखे थे। हर्षचरित नहीं लिखे थे। क्यों? क्योंकि ये बुक बाणभट्ट लिखे थे। नालंदा वॉज ग्रांटेड द इनकम रिसीव फ्रॉम विलेजेस बाई 200 villages. Next is the Chinese traveler who came to India during Harshvardhan rules. He was Yunzang. Rajeshri was the daughter of Harshvardhan. Harshcharit was written by Banbhat. To assist Harsh in administration, there was a council of ministers. Farmer had to pay 1/6 of their produce as a tax, and the society was divided into 4 वर्न। बस फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए ट्रू एंड फॉल्स भी हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। हर्षवर्धन वॉज क्राउंड इन 606 CE. Yes, it is true. Next is Uparika was the head of the village. It is false. क्यों? उपरिका जो था वो हेड ऑफ द प्रोविंस था, ना कि विलेज। लॉर्ड शिवा वॉज नॉट कॉमनली वर्शिप ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष। फॉल्स। लॉर्ड शिवा पॉपुलर थे उस समय वर्शिप के लिए हर्ष के टाइम पे। हर्ष नेवर गिव आर्म्स टू द नीडी एंड द पुअर। ये भी फॉल्स, क्योंकि हर्ष ऑलवेज रेडी टू गिव आर्म्स
to the needy and the poor. Harsh was very respectful toward all the religions. Yes, it is true. बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.